हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक डिस्कस करने वाले हैं मॉक पेपर। जो भी बच्चे जेई एडवांस 2027 दे रहे हैं, तो वो बच्चे इस मॉक पेपर को अटेंड करें जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। या फिर अगर सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, जिनका पार्शियल सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, वो भी इस मॉक पेपर को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें जिनका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो बेटा, मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन है मैकेनिक्स से। A small bit of mass m and charge q is released from rest at the top of the smooth fixed hemispherical ball of radius r। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर दे रखा है, और इसमें स्मॉल बीड, जो कि स्मॉल, जिसका मास स्मॉल एम एंड चार्ज क्यू है। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्मूथ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है। द बॉल इज प्लेस्ड एट एन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेटा आई कैप के डायरेक्शन में है, और चार्ज को इस तरीके से इनिशियली प्लेस्ड किया गया। ठीक है। द ब्लीड स्लाइड्स डाउन द इनर सरफेस ऑफ द बॉल। तो बीड क्या कर रहा है बेटा? बीड जो है वो इसके इनर सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है। तो फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है? एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डज द बीड लूज कांटेक्ट विद द बॉल। तो बेटा, लूज कांटेक्ट विद द बॉल का कंडीशन क्या होता है? नॉर्मल इक्वल टू जीरो। तो जहां नॉर्मल इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वहीं पे ये बॉल बीड को लीव कर जाएगा। जो बॉल से वो बीड जो है वो इसके सरफेस से लीव कर जाएगा। उसी की हमें क्राइटेरिया निकालना है। तो ये किस एंगल पे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या अप्रोच होता है बेटा, इसको देखते हैं। क्या हमारी थिंकिंग स्टेप होने चाहिए? द बीड मूव्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो अगर बीड स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल पे मूव कर रहा है, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? एक तो एमजी डाउन एक्ट कर रहा होगा, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा, और एक क्यू नॉट का फोर्स आई कैप में जो कि हो रहा होगा। इन तीनों से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? एम जी कॉस थीटा माइनस क्यू ई नॉट साइन थीटा माइनस साइन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। और मिड कब कॉन्टैक्ट लूज करेगा? जब नॉर्मल इक्वल टू जीरो होगा। तो एम जी कॉस थीटा माइनस क्यू ई नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इससे क्या निकल के आया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा माइनस क्यू ई नॉट आर साइन थीटा अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन का हमें इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन, सबसे पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उस लीड की? एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या एनर्जी हो रही है? तो क्यू ई नॉट क्या है हमारा? क्यू ई नॉट हमारा फोर्स है, इंटू आर साइन थीटा करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल होगा, बिड होगा, सॉरी। बस इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे बेटा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा cos थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। और cos थीटा कितना आ रहा है बेटा? 2/3 प्लस क्यू ई नॉट अपॉन एम जी साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? cos इनवर्स 2/3 प्लस 2 क्यू ई नॉट अपॉन 3 एम जी। सो पहला क्वेश्चन था बेटा इस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना बेटा क्या है। A uniform rod of mass capital M and length capital L is suspended vertically by a frictionless hinge at its top end. A bullet of mass small m moving horizontally with velocity v naught strike at the rod at its midpoint and get embedded into it. तो क्या हो रहा है बेटा? एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m है और लेंथ l है। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज एट इट्स टॉप एंड। तो ये हिंज से इसको सस्पेंड किया गया है। ठीक है। और एक बुलेट जो है वो मास m से मूव हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। वो रॉड को स्ट्राइक कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है। तो क्या हमें फाइंड करना है? द रॉड देन स्विंग्स टू द मैक्सिमम एंगल थीटा मैक्स विद द वर्टिकल। और ये थीटा मैक्स कैलकुलेट करना है कब? जब कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो बेटा, इसमें आपने सबसे पहले कौन सा इक्वेशन, इस ऐसे प्रॉब्लम्स का प्रोफाइल देख के आपको कौन सा इक्वेशन का याद आ रहा है? तो सबसे पहले बेटा इसमें देखो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग आई ऑफ द रॉड फाइंड कर सकते हैं? वो कितना है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। किसके अबाउट? अबाउट द हिंज। ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बुलेट अबाउट फ्रॉम द हिंज, इसकी एल बाई टू है, तो उसकी कितनी आ जाएगी? एम एल स्क्वायर बाई फोर आ जाएगी।
तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, आई रॉड प्लस आई बुलेट। क्यों? क्योंकि बुलेट जो है वो पूरी तरीके से वो चिपक जा रहा है रॉड में। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12, 4m प्लस 3m। बस उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो एम वी नॉट एल बाई टू इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा। तो एम वी नॉट एल बाई टू इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12, 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम इंटू ओमेगा। उससे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 mv नॉट अपॉन एल, 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम। अच्छा, आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम सिम्स अप, तो वहां पे एनर्जी इक्वेशन क्या लगाएंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स प्लस एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स। तो ओमेगा की वैल्यू हमने हमने ऊपर इस इक्वेशन में यहाँ पे निकाल रखी है, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा क्या एक आंसर आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 3m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी एल। बस, तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1 माइनस 3m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर जी एल, 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो दैट सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं बेटा। A circular loop of radius a carrying current I is placed in xy plane। तो क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जो कि एक रेडियस a है, करंट कैरी कर रहा है, इट इज प्लेस्ड इन द xy प्लेन, ठीक है, विथ इट सेंटर एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन जो है उसका सेंटर है। अलोंग स्ट्रेट वायर करंट आई नॉट इज प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये बेटा हमारा जो सर्कुलर लूप था, और इसके सेंटर में ये xy प्लेन में, तो इसके सेंटर जेड डायरेक्ट जेड एक्सिस पे एक आई नॉट प्लेस कर दिया गया, ठीक है। उस पर टॉर्क ऑन द लूप लगाना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट वायर। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट वायर अलोंग एक जेड एक्सिस प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड। इस जेड एक्सिस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साई कैप। साई कैप क्या बेटा, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड साई इज द एजिमुथल डायरेक्शन। ठीक है, द लूप इज इन द एक्स वाई प्लेन एंड विथ इट सेंटर एट द ऑरिजिन। लूप क्या है, एक्स वाई प्लेन में है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द लूप इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर फ्रॉम द जेड एक्सिस। ये तो होगा ही बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो लूप के होगा, क्योंकि वायर परपेंडिकुलर है, तो वो किस किस डायरेक्शन में प्लेस होगा, वो रेडियली जेड डायरेक्शन में जो होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप क्या हो जाएगा बेटा, आई पाई ए स्क्वायर इंटू के। और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, एम क्रॉस बी वेक्टर होती है, जिसमें बी क्रॉस बी, सिंस बी वेक्टर इज अजीमुथल, इट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, द टॉर्क ऑन इट विल बी इन द के डायरेक्शन और माइनस के डायरेक्शन। अच्छा, द फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप। अच्छा, अगर मैं फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ, अगर डीएल लूप का, इस पूरे लूप के अगर किसी स्मॉल सेगमेंट पे आपने देखा होगा डेरिवेशन करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड में, कि अगर मेरे को इस स्मॉल फील्ड पे में अगर हमें फोर्स निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस बी हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आर क्रॉस डी ऑफ वेक्टर। बस, तो उससे हमारा टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई वन आई नॉट ए स्क्वायर अपॉन टू इन द माइनस के डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन एयर। A parallel beam of light is incident on the sphere। तो क्या हो रहा है बेटा कि एक ग्लास स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो एयर में प्लेस है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि इंसिडेंट ऑन स्फीयर है। द रे एंटर द स्फीयर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बेटा इस रे इधर से आएगी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, और उसका हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से एक्स दे रखा है, और उसकी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 1 बाई, हमने सबसे पहले पता है कि हम इसमें लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि स्फीयरिकल ग्लास के ऊपर, स्फेरिकल लेंस के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर ए ग्लास स्फीयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द फर्स्ट सरफेस एयर टू ग्लास 1 बाई वी वन माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। ठीक है,
वेर म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर पैरेलल रेस। तो अगर म्यू इक्वल टू इन्फिनिटी, यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो वन बाई यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। तो वी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन म्यू माइनस वन। द रे कन्वर्ज टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस वी वन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। तो रे क्या है कि फर्स्ट पॉइंट वी वन पे कन्वर्ज हो रही है, दिस पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, वी वन इज लेस देन टू आर। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द फोकस, वो कितना होगा बेटा, वी वन माइनस आर हम निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ स्फीयर से फोकस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर अपॉन म्यू माइनस वन माइनस आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टाइम्स टू माइनस म्यू अपॉन म्यू माइनस वन। लेकिन एक इसमें ट्रिक है बेटा, हाउएवर दिस इज फॉर द फोकस इनसाइड द स्फीयर, फॉर द फोकस आउटसाइड द स्फीयर वी नीड टू कंसीडर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस पे भी हमें निकालना पड़ता है, अगर कब किस कंडीशन में, अगर फोकस जो स्फीयर का है आउटसाइड होता है, ठीक है। तो फॉर फोकस आउटसाइड द स्फीयर द रे कन्वर्ज टू अ डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू आर अपॉन टू टाइम्स म्यू माइनस वन। अच्छा, this is obtained by the considering the length sum formula for this sphere, 1 by f is equal to 2 times mu minus 1 by r। तो x इक्वल टू एफ कितना हो जाएगा, r अपॉन टू टाइम्स म्यू माइनस वन। बट दिस इज फॉर थिक लेंथ, सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू आर अपॉन टू टाइम्स म्यू माइनस वन। ठीक है, चलो अब बेटा अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। तो ब्लॉक और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑफ द प्लेन विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो ब्लॉक को वी नॉट से इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक एक ऑप्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ऑफ द प्लेन। तो बेटा ब्लॉक रेस्ट पर कब आएगा, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो उसमें क्या क्या फोर्सेज लिखने पड़ेंगे बेटा, उस पे दो फोर्सेज लिखने पड़ेंगे, एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल के कंपोनेंट्स होंगे। और उसको किससे इक्वेट करेंगे, एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो v इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू एस से हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, वो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड ऑप्शन क्या बोला, इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट आफ्टर कमिंग टू स्टॉप। तो अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से ग्रेटर है, so if mu is greater than tan theta the block will remain at rest after coming to stop because mg sin theta is less than mu mg cos theta, ठीक है। अच्छा, टाइम हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बेटा, टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो उससे हम निकाल लेंगे एस इज इक्वल टू हाफ ए डाउन इंटू टी डाउन स्क्वायर। तो उससे हमारा टी डाउन की वैल्यू कितना आ जाएगी, वी नॉट अपॉन जी अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बस टाइम अप और टाइम डाउन हम निकाल देंगे, तो ये इनका जो समेशन आएगा वो टोटल टाइम होगा, ठीक है। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द एंटायर मोशन इज एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, माइनस म्यू एम टी कॉस थीटा एस अप प्लस एफ डाउन क्या होता है, अगर वर्क डन बाय एनी फोर्स हमें निकालना हो तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो हम अगर ब्लॉक अप ऊपर जा रहा था तो एस अप लिखेंगे, और अगर नीचे जा रहा था तो एस डाउन लिखेंगे। उसे डब्ल्यू एफ कितना आ जाएगा, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू। तो आंसर कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ए बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट एज प्लेट एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट है और इसका प्लेट एरिया ए दे रखा है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। अ नॉन कंडक्टिंग इनकम्प्रेसिबल डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी ईटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ईटा आर इज इक्वल टू 4 एंड सरफेस टेंशन सिग्मा इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू। तो इसके चार पैरामीटर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के दे रखे हैं बेटा।
द लिक्विड कंप्लीटली फिल्स द गैप बिटवीन द प्लेट। तो लिक्विड क्या कर रहा है, पूरे गैप को फिल कर रहा है, ठीक है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी थ्रू अ स्विच एस, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हो बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द स्विच इज क्लोज एंड साइमल्टेनियसली स्मॉल ब्लॉक ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कैपेसिटर allowing the dielectric liquid to flow under the gravity, okay. The liquid is replenished from a reservoir at the top maintaining a constant height h. The liquid flows through the capacitor gap with a parabolic velocity profile that is we can find with the help of Pauli flow due to viscous effect. तो क्या कंसिडर करना बेटा, द कैपेसिटर में प्लेट्स आर लार्ज इनफ सो दैट द एज इफेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। द डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ द लिक्विड चेंजेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है, वो किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन आर नॉट वन प्लस अल्फा ई स्क्वायर। द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपेसिटर मेंटेन्स अ मेनिस्कस विद अ कांस्टेंट एंगल थीटा, ठीक है। The flow rate through the capacitor is given by Q equal to rho g h dq upon 12 meter L for a channel of length L and for G is the acceleration due to gravity। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, द कैपेसिटर इज प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस डी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहेगा तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी हो जाती है, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन नॉट वन प्लस अल्फा स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वी बाई डी हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सी नॉट वन प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। द लिक्विड फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर विद वॉल्यूम फ्लो रेट। तो लिक्विड फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट से फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, रो जी एच डी क्यू अपॉन 12 ईटा एल होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कैपेसिटर कितनी है, ए इंटू डी है। तो अगर टाइम फॉर द लिक्विड कंप्लीटेड टू फ्लो थ्रू कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन रो जी एच डी क्यू अपॉन 12 ईटा एल, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 ईटा एल ए अपॉन रो जी एच डी स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेनिस्कस कितना होता है बेटा, 2t cos थीटा का यार होता है। तो उससे टाइम कांस्टेंट हमारा कितना निकल जाएगा, 12 ईटा एल अपॉन रो जी डी क्यू। ये बेटा काफी अच्छा प्रॉब्लम था जिसको डिजाइन करना, मतलब काफी अच्छा प्रॉब्लम है, जिस इसको आप इस पॉज करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, क्योंकि इसने में बहुत हमने मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। A particle of mass small m is moving in a circular orbit of radius smaller under the influence of a central force, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, k r कैप अपॉन r क्यूब। द पार्टिकल इज गिवन स्मॉल रेडियल परटर्बेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फाइंड करना है, ऑर्बिट इज स्टेबल उसका कंडीशन हमें फाइंड करना है, एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है। तो अगर सेंट्रल फोर्स एफ आर है, अगर वो माइनस के आर के अपॉन आर क्यूब अगर है, तो अगर हम इसको डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो के अपॉन टू आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। फॉर ऑर्बिट, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो कर रहे हैं तो ये जो पोटेंशियल है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो होना चाहिए वो के अपॉन आर क्यूब के इक्विवेलेंट होना चाहिए, सॉरी ये फोर्स को इक्वेट कर देंगे हम लोग, स्किपिंग द दिस डायरेक्शन टर्म। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के अपॉन एम आर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अंडर रूट के अपॉन एम आर फोर आ जाएगी। उससे एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एम बी आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम अपॉन वन आई आर अंडर रूट के अपॉन एम इंटू आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ के। अच्छा, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, एल अपॉन टू एम आर स्क्वायर फॉर्म से, ये इसमें बॉर वाला भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, माइनस के अपॉन टू आर के। तो अगर स्टेबल है तो डी डी टू वी इफेक्टिव अपॉन डी आर स्क्वायर जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। इसकी वैल्यू, इसकी कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अच्छा, फॉर स्मॉल रेडियल ऑस्किलेशन यूजिंग द टेलर एक्सपेंशन, हमें अगर स्मॉल रेडियल ऑस्किलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा,
एम डबल डॉट डेल आर इज इक्वल टू डेल टू इफेक्टिव अपॉन डेल आर टू इंटू डेल आर आ जाएगा, जिससे ओमेगा ऑसिलेशन कितनी आ जाएगी, 1/m d2 d इफेक्टिव अपॉन डी आर टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एल स्क्वायर माइनस के अपॉन एम स्क्वायर आर टू। तो बस उसका अगर ओमेगा ऑसिलेशन हमें पता चल गया तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं बेटा। A convex lens of focal length f1 and a concave mirror of focal length f2 are placed coaxially with a separation d। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ d और एक कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ f2 जिसका कोएक्सियल में प्लेस्ड है। A point object is placed in on the axis at a distance u from the lens। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस u from the lens है उसको प्लेस किया गया, so the lens rays after refraction from the lens and refraction from the lens and refraction from the mirror, deflection from the mirror and again refraction from the lens from the final image। तो रे क्या करिए पहले बेटा, अगर रे का रिफ्रैक्शन पहले लेंस से करिए, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर करिए, और अगेन आफ्टर दिस टू प्रोसेस रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कर रही है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। और अगर ये पूरा सिस्टम कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा, और या फिर फाइनल इमेज जो है वो वर्चुअल है, या कंडीशन फॉर द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी है, तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला को लेंस अप्लाई करेंगे, 1/v - 1/u इक्वल टू f1। तो v1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, u f1 अपॉन u माइनस f1। दिस इमेज एक्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर कितनी हो जाएगी, d माइनस v1 हो जाएगी। तो फॉर द मिरर कितना हो जाएगा, 1/v+1 अपॉन d माइनस f1 इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f2 d माइनस v1 अपॉन d माइनस v1 माइनस f2। अच्छा, और ये फिर से जो इमेज है वो लेंस पे पास हो रही है, तो वो कितना हो जाएगा, वन, फिर यहाँ पे हम लेंस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 - अपॉन v3 -1/d - v2 इक्वल टू 1/f1। इससे v3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, f1d - v2 अपॉन d - v2 माइनस f1। अच्छा, द सिस्टम मैट्रिक्स अप्रोचेस गिव द इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो 1/f1 + 1/f2 माइनस डी f1/f1 f2, ये हमारा सिस्टम मैट्रिक्स जो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए तो 1/टोटल एफ कितने के 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कंडीशन फॉर फाइनल इमेज इंफिनिटी, तो अगर v3 को इंफिनिटी पे ले जाना है तो d - v2 - f1 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो d - v2 इक्वल टू f1 हो जाएगा, और इस v2 की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा u की वैल्यू कितना आ जाएगा, f1 d1 - d2 अपॉन d माइनस f1 माइनस f2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं बेटा। 2 moles of an ideal monatomic gas undergo a cyclic process as shown in the PV diagram. The process AB is isothermal, BC is isophoric, and CA is adiabatic. The volume A, B are V1, volume at A and B are V1 and V2। ए पर वॉल्यूम V1 दे रखा है और बी पे वॉल्यूम बेटा V2 दे रखा है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी क्या होगा, तो सबसे पहले इन तीनों प्रोसेस को अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो अगर प्रोसेस ए भी आइसोथर्मल है टेम्परेचर T1, तो क्यू ए भी कितना हो जाएगा, 2R T1 ln V2/V1 हो जाएगा। अगर प्रोसेस भी आइसोकोरिक है एट वॉल्यूम V2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, QBC 3/2R T2 - T1, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ये एडियाबेटिक है, तो वहां पे T2V2 गामा -1 इक्वल टू T1V1 गामा-1 को अप्लाई करेंगे, और ये मोनोटाइमिक है तो गामा 5/3 होगा, तो T2 इक्वल टू T1V1/V2 2/3 हो जाएगा। अच्छा, हीट रिलीज इन द प्रोसेस बीसी कितना हो जाएगा, क्यू आउट इज इक्वल टू 3/2R T1 - T1 V1/V2 2/3, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2R T1 1 - V1/V2 2/3। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल कितना हो जाएगा बेटा, 1 अप माइनस क्यू आउट अपॉन Q1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2R T1 1 - V1/V2 2/3 अपॉन 2R T1 ln V2/V1। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.73 आ जाएगी। और कब कंडीशन में, क्योंकि V2 इक्वल टू 8V1 हमें गिवन है, ठीक है। ये डी ऑप्शन में V2 इक्वल टू 8V1 गिवन था।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम इज बेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ए। A small block of mass small m is raised from the top of the sphere and slides down the smooth surface of the sphere. The sphere is free to move on the rough surface. The coefficient of friction between the sphere and the surface is low. ठीक है? The block loses contact with the sphere when it descended at height h. At this instant, the sphere is on the verge of slipping. Find the value of move in terms of capital M, small m, and theta. तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें बेटे, तो अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहे स्मूथ स्फीयर से, तो अगर हाइट एच एच उसने डिसाइड कर लिया है, तो स्मॉल एच वन की वैल्यू कितनी हो जाती है? आर वन माइनस कॉस थीटा। फिर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाएंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल बी स्क्वायर। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लगाएंगे, एम वी एक्स इक्वल टू कैपिटल एम बी। अच्छा, ब्लॉक कब कांटेक्ट लूज करेगा बेटा? जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये हमने क्या इक्वेशन लिख रखा है? एम जी कॉस थीटा माइनस कैपिटल एम इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल ए कॉस थीटा। फिर ये इज एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर। वहां से नॉर्मल को जीरो करेंगे तो हमें एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा। अच्छा, द स्फीयर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन ग्राउंड हो जाएगा। और एन ग्राउंड की वैल्यू कितनी है बेटा? एम जी प्लस एन कॉस थीटा है। ठीक है, अगर एन इक्वल टू जीरो है तो उसकी वैल्यू एम जी के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा इससे म्यू एस की वैल्यू कितना आ जाएगा? स्मॉल एम साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। A cylindrical region of radius capital R contains a uniform magnetic field B is equal to V naught K cap that is decreasing at constant rate dV by dt is equal to minus alpha. A conducting loop of radius small r is placed in the region with the plane perpendicular to the field. The loop has resistance R naught and self-inductance L. Find the induced current in the loop as a function of time t. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एट द रेट डीवी बाई डी माइनस एल्फा है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। जिसकी वैल्यू अगर बी की वैल्यू माइनस एल्फा से अगर डिक्रीज करें, तो इसकी इक्वेशन की कितना हो जाएगा? बीटा माइनस बी, बी माइनस बी इंटू एल्फा टी हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी नॉट वन माइनस एल्फा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फ्लक्स आ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। और अगर हमें सर्किट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आर नॉट इंटू आई। तो एल्फा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आर नॉट इंटू आई हो जाएगा। तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टी कितना हो जाएगा? एल्फा पाई आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर आर नॉट टी इंटू बाई एल। तो आई टी एज ए फंक्शन ऑफ आई एज ए फंक्शन ऑफ टी कितना हो जाएगा? एल्फा पाई आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर एल नॉट टी अपॉन एल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बेटा। A particle of mass small m is moving in a one dimension with a potential Vx is equal to half kx square for x greater than 0 and Vx is equal to infinity for x less than 0. The particle is in the first excited state of the system. The wave function psi x is equal to ax e raised to power minus alpha x square for x greater than 0. तो क्या हो रहा है बेटा? पार्टिकल अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिस्टम में है, और वेव फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है। कितनी गिवन है? ax e raised to power minus alpha x square. फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो बेटा अगर आपने ओलंपियाड की प्रिपरेशन नहीं की हो। वैसे ही हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा, जेई एडवांस में वो पैराग्राफ में पूछेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको पैराग्राफ में मेरे को लेना था, बट मैंने गलती से इसको इंटीजर टाइप में ले लिया। ठीक है, तो अगर वेव फंक्शन हमें पता है बेटा, तो अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन में हमें गॉसियन इंटीग्रल पता होना चाहिए। ये बहुत फेमस जेई का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू कितनी आती है? रूट ऑफ पाई फोर बीटा रेज टू पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन टू साई डैश डी टू साई अपॉन डी एक्स टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री एच ओमेगा अपॉन एट। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी? ई वन माइनस एक्सपेक्टेशन माइनस पोटेंशियल हो जाएगी, जिसकी वैल्यू सेवन बाई टू एच ओमेगा माइनस थ्री बाई एट एच ओमेगा
इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/8 H ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा बेटा, a ray of light is incident on a transparent radius of capital R and diffractive index mu at an angle of incidence I. The ray enters the sphere, undergoes multiple internal reflection and emerges from the sphere. तो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, पहले रे गई स्फीयर में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इमर्ज हो रही है। फाइंड द कंडीशन फॉर द रे टू इमर्ज आफ्टर एन रिफ्लेक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन बेटा मैंने मॉक वन में भी डिस्कस किया था, बट इसको मैं दोबारा ला रहा हूँ क्योंकि एक जेई का बहुत जरूरत क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा हमारा करने का, फॉर रे एंटरिंग ए स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू हो जाएगा। तो आर ग्रेटर देन, अगर मैं रे आफ्टर किसी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हमें निकालना है, तो आर ग्रेट किससे ग्रेटर होना चाहिए, आर सी से ग्रेटर होना चाहिए, जिसका वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/म्यू। फॉर द रेस टू इमर्ज आफ्टर एन इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 2n π/2 माइनस स्मॉल आर इज लेस देन पाई। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस π/2। अच्छा, साइन आई की वैल्यू कितने ग्रेटर लेस देन होना चाहिए, म्यू साइन π/2 माइनस π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू कॉस π/2। द डेविएशन आफ्टर एन इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 2i माइनस आर प्लस 2n π/2 माइनस आर माइनस पाई। तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई इज लेस देन म्यू कॉस π/2n। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2i प्लस एन माइनस वन इंटू पाई माइनस 2 टाइम्स एन प्लस वन इंटू आर। तो ये हमारा कंबाइंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। एक सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है जिसकी एल की वैल्यू 2h दे रखी है, सी की वैल्यू 0.5 म्यू फॉरएड दे रखी है, एंड आर इज इक्वल टू 200 ओम दे रखा है। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सर्किट। इसका वोल्टेज एट द फंक्शन ऑफ टाइम टी कितना होना चाहिए, 100 साइन 2000 टी होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ। ठीक है, तो अगर मेरे को एल और सी दे रखा होगा बेटा, तो इंडक्टेंस एल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा एल इसकी वैल्यू 4000 ओम हो जाएगी, और कैपेसिटेंस ऑफ द रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी होता है, तो उससे 1000 ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, नेट रिएक्टेंस कितना होगा बेटा, एक्सएल माइनस एक्ससी होगा, जिसकी वैल्यू 3000 ओम हो जाएगी। इम्पिडेंस कैलकुलेट कर देंगे, आर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसकी वैल्यू 3006 प्लस 0.66 ओम हो जाएगा। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड करंट कितना हो जाएगा, आई आर एम एस, अगर वी आर एम एस अपॉन जेड होता है, तो वी आर एम एस कितना होता है बेटा, 100/√2। अगर वी नॉट गिवन है, वी आर एम एस कितना होता है, V0/√2 हो जाता है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.02235 एम्पियर हो जाएगी। अच्छा, एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा बेटा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू 0.110 वाट हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू 1/R√L/C, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की वैल्यू देखते हैं बेटा, जो कि एक स्टेम का क्वेश्चन है। A container of height h is equal to 2 and length 2 and width 1 is made of insulating vertical walls and two large horizontal metal plates M1 and M2 which extend far beyond the vertical walls in all direction, ठीक है। The container is partitioned into two equal chamber with a thin insulating vertical wall। तो दोनों जो पार्टीशन है उनके बीच में एक thin insulating wall लगी है। The partition will contain a small roll of cross-sectional area near its bottom edge. Initially, the hole is closed and the left chamber of the container is completely filled with liquid of density dielectric epsilon r is equal to 15, and the right chamber is empty with epsilon r is equal to 1. At time t equal to 0, the hole is opened and the small liquid flows through the left chamber from left chamber to the right chamber. लेफ्ट चेम्बर से एक क्रॉस सेक्शन से राइट चेम्बर की तरफ लिक्विड फ्लो हो रही है। द सीमेटिक ऑफ द कंटेनर एट टाइम t इक्वल टू 0 एट सोन, ठीक है। Find the height of the liquid in the left chamber is at time t equal to 500 सेकंड, ठीक है। तो अगर हमें अ, निकालना है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं।
तो द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट चैम्बर टू द राइट चैम्बर थ्रू अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया √10 अगर दे रखा है, तो कितना लिक्विड फ्लो करेगा, √10 इंटू 10⁻⁻4। द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द थ्रू होल कितना हो जाता है बेटा, AH √2GH होता है, where AH क्या है, एरिया ऑफ द होल, एंड H इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लेवल्स। Initially, the left chamber is completely filled with at filled height is equal to 2 meter and the right chamber is empty. At time t, let the let the height of the liquid in the left chamber be H1 and then the right chamber be H2. तो total volume of the liquid कितना हो जाएगा, तो 2 into 1 into 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। The volume of the liquid in the left chamber is 2 into 1 into H1, that is equal to H1. The volume of the liquid in the right chamber 2H2 हो जाएगा। तो 2H1 plus 2H2 की वैल्यू 4 है, तो H1 plus H2 कितना हो जाएगा, 2। फिर हाइट डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, H1 - H2, तो कितना हो जाएगा, H1 - 2 - H1, जिसकी वैल्यू 2H1 - 2 हो जाएगा। अच्छा, फ्लो रेट निकालना है तो dH1/dt निकालेंगे, तो इक्वल टू -Q/A हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -AH/A√2G इंटू डेल्टा H। बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज को, तो उससे सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करके फिर H के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो द लिक्विड मस्ट रीच द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब रीच होगा बेटा, जब वो दोनों के बीच का हाइट इक्वल हो जाएगा, जो कि बेसिक लॉ है हमारा फ्लूइड का, H1 इक्वल टू H2, जिसकी वैल्यू 1 मीटर आएगी। The difference in the capacitance between the metal plates at t equal to 0 and that at t equal to 500 is 8 minus n into epsilon नॉट। तो हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर कैपेसिटेंस की बात करें बेटा, अगर मेटल प्लेट्स की, तो कैपेसिटेंस लेफ्ट का और राइट का अगर हम सम कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो सी लेफ्ट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्ट बाई डी हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए राइट ए बाई डी हो जाएगा। अच्छा, एट टी इक्वल टू 0 द लेफ्ट चैम्बर इज कम्प्लीटली फिल्ड, तो सी लेफ्ट 0 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 15 into 2/2, जिसकी वैल्यू 15 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और राइट चैम्बर की कितनी हो जाएगी बेटा, सी राइट एप्सिलॉन इंटू 2 into 1/2 एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, 15 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर फॉर द लेफ्ट चैम्बर एट टी इक्वल टू 500 सेकेंड पे बात करें, जबकि लिक्विडियम H1 = H2 = 1 हो जाएगा, उस टाइम इसकी वैल्यू 15 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अच्छा, द लेफ्ट चैम्बर है द लिक्विड ऑफ हाइट 1, तो सी लेफ्ट की वैल्यू 15 एप्सिलॉन नॉट है, और राइट चैम्बर जो है उसका भी 15 एप्सिलॉन नॉट है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 30 एप्सिलॉन नॉट। और उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, C 510 C 0 कितना हो जाएगा बेटा, 30 एप्सिलॉन नॉट माइनस 16 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 14 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम स्टेट द डिफरेंस है 8 - है, तो 8 - की वैल्यू 14 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। A uniform circular disc of radius 0.2 meter and mass 1 kg is pivoted at its point C, such that it can rotate freely around C in an XY plane, as shown in the figure. Initially, when the disk is at rest, a particle of mass 20 gram traveling about the negative x direction in the XY plane with speed 100 meters second hits the circumference of the disk at point P. After the collision of the particle moves along the negative y direction at a speed 90 meters per second. After the collision, the disk starts to rotate around the point C in XY plane. The maximum change in the height of its center हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, द डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस r पॉइंट टू एच पाइवोटेड एट पॉइंट से, तो इसको सी पॉइंट पे पाइवोट किया गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, अबाउट सी, तो ICM प्लस MR² हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3/2 MR² हो जाएगी। अच्छा, द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज इक्वल टू 20 ग्राम, तो इट्स बैक एट पॉइंट पी विद द वेलोसिटी 100 मीटर इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, द पार्टिकल मूव्स इन द नेगेटिव y विद स्पीड v इक्वल टू -90 मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, mv0 इंटू r इज इक्वल टू IC ओमेगा प्लस mvr। तो उससे ओमेगा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, 2/3 रेडियन।
The center of mass of the disk is at additions are from the pivot. The disk rotates about the point C. So the center O moves in the circle of radius R. तो मैक्सिमम हाइट चेंज ऑफ वो कितना हो जाएगा, इट रोटेट बाय 90 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 0.2 मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑफ द प्रॉब्लम है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम 100 जूल दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन कितना है 81 जूल, आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर कोलिजन कितना है, हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0.133 जूल आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कोलिजन कितनी है 81, जो कि हमें पार्टिकल का कोलिजन था, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 81.0133 जूल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन कितना हो जाएगा, के आई माइनस के ए, जिसकी वैल्यू 18.9867 जूल हो जाएगी, जिसका अगर इंटीजर टाइम में हमें रिपोर्ट करना होगा तो कितने आ जाएगी 90 जूल। तो बहुत अच्छा लगा बेटा इस पेपर को डिस्कस करके, और ये पेपर बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि जेई एडवांस में अगर कैपेसिटर से रिलेटेड और फ्लूइड से रिलेटेड अगर इसको डिफिकल्ट करना होगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसके बियॉन्ड हो जाएगा। तो आप इस मॉक पेपर को स्किप मत करो, और मैं तो चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपको इस तरीके के मॉक पेपर्स में और लाता रहूंगा। सो थैंक यू बच्चों।